नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं एक और दिलचस्प किस्सा आपके सामने लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, रेहान अब्बास। आज मैं बात करूँगा आपसे एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर की जिन्हें अपने ऊपर यूँ कह लें कि भरोसा ही नहीं था, कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। उनके अंदर इतना भरोसा था उनके अंदर कि उस ज़माने में कहा जाता है कि निर्माताओं को खुश करने के लिए अक्सर म्यूज़िक डायरेक्टर्स एक ही गाने की 4 या 5 या कभी कभी तो कह लें कि 30-31 धुन भी बना लिया करते थे। कुछ ऐसे ऐसे भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स रहे हैं। लेकिन ये शख्स जिन साहब का मैं आज जिक्र कर रहा हूँ, वो हमेशा अपने गाने के लिए एक ही धुन बनाते थे और उनका पूरा भरोसा रहता था कि उनकी वो धुन बेइंतहा अच्छी है और वो किसी भी हालत में निर्माताओं को ही नहीं पसंद आएगी बल्कि दर्शकों के बीच भी हिट होगी। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त आपसे ओपी नैयर की। ओपी नैयर जो कि जिनकी पैदाइश लाहौर में हुई, और ओपी नैयर साहब की म्यूज़िक से अगर आप थोड़ा बहुत आशना होना चाहें तो मैं आपको कुछ गाने जो कि आशा भोसले पर उन्होंने फिल्माए वो थे जाइए आप कहाँ जाएंगे, बहुत शानदार गाना है। जैसे उसके थोड़ा सा मैं गुनगुना भी देता हूँ। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी, ये नज़र लौट के फिर आएगी। बहुत ही शानदार गीत। और ओपी नैयर साहब, जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल ही अपनी ही सुनते थे, किसी और की नहीं सुनते थे। तो एक दो आंखें आपको सुना दूँ इस बात से, कुछ जो पुष्टि करता है वो ये कि एक बार गुरुदत्त जैसे नामी अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, उन्होंने किसी एक फिल्म के लिए ये कहा कि भाई वो आपकी जो बनाई धुन है वो मेरी फिल्म की सिचुएशन के लिहाज में थोड़ा मैच नहीं कर रही है, थोड़ा इसमें कुछ तब्दीली कर दें। तो कहते हैं कि ऐसा है कि आप मैं धुन तो नहीं बदल पाऊंगा, आप अपनी सिचुएशन बदल दें। या एक और निर्माता ने उनसे बोला कि ये जो आपने धुन बनाई है वो मेरे हीरो पे ज़रा सूट नहीं करी, तो मेरे हीरो के हिसाब से इस धुन को थोड़ा अलग तरह से ढाल दें। तो उन्होंने उस निर्माता से कहा कि आप हीरो ही बदल दें। तो ये मिजाज था ओपी नैयर साहब का। और उनके मिजाज की एक झलक आप इससे भी पा सकते हैं कि लता जी से उनकी किसी बात को लेकर, किसी एक गाने को लेकर थोड़ी सी अनबन क्या हुई कि उन्होंने भारत रत्न लता मंगेशकर, हालांकि उस वक्त वो भी स्ट्रगल कर रही थी, लता जी भी शुरुआती दौर में थी, हालांकि इस्टेब्लिश हो चुकी थी उस वक्त तक। लता जी ने किसी वजह से उनके गाने में कुछ थोड़ी सी अनबन हुई और उन्होंने ये तय कर लिया कि वो कभी भी लता मंगेशकर से गाना गवाएंगे ही नहीं। और उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में, अपने पूरे एक अपना जो म्यूज़िक डायरेक्टर का उनका करियर था, उसमें कभी भी लता मंगेशकर से, जिनके बगैर कहा जाता था कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स का काम नहीं चलता था, उनसे एक भी गाना नहीं गवाया। और हमेशा उनकी पसंदीदा रहीं सबसे ऊपर आशा भोसले। उसके अलावा उन्होंने शमशाद बेगम या गीता दत्त की आवाज़ का इस्तेमाल किया। तो कुछ ऐसा मिजाज ओपी नैयर साहब का था। और एक वाक़या और बहुत अच्छा कि एक बार कोई एक धुन ओपी नैयर साहब ने गुरुदत्त को सुनाई। गुरुदत्त साहब ने कहा कि ये धुन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और इसको थोड़ा तब्दील करके लेके आएँ आप, या कुछ उसमें। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ दिनों बाद वही धुन दोबारा गुरुदत्त को सुना दी, बिल्कुल हूबहू। और गुरुदत्त कहते हैं कि हाँ, ठीक लग रही है अब ये। तो कुछ इस मिजाज के ओपी नैयर थे। तो ओपी नैयर साहब का आपको बता दूं कि एक मिजाज, वो क्रिएटिविटी उनकी, कोई एक ख़ास फिल्म थी जिसमें उनको गाने बनाना था। और एक बार क्या हुआ कि वो उनकी धुन जो थी वो जहन में नहीं आ रही थी और वो कहीं बैठे थे किसी मंदिर के पास, और वहाँ लगातार भजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और उस भजन में थोड़ा पीलू और थोड़ा खमाज का मिश्रण था। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो कोशिश कर रहे थे अपने गानों पे कंसंट्रेट करें, जब उस पर नहीं कंसंट्रेट कर पाए तो उनकी जो रुझान था, उनका जो ध्यान था, वो चला गया उस भजन की तरफ। उस भजन की जो धुन थी उसमें थोड़ा सा उन्होंने तब्दीली करके, वो भजन कहा जाता है कि वो खमाज में था और कुछ पीलू में था, उसको बेस करके उन्होंने एक गाने की धुन रची जो आज तक सब लोग जानते हैं। वो था एक परदेसी मेरा दिल ले गया। तो ये था मिजाज उनका कि कहाँ से उनको, जैसे कहते हैं कि जो क्रिएटिव होते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स, हर तरह के लोग, तो वो आसपास की चीज़ों से भी अपनी क्रिएटिविटी पूरी कर लेते हो। इसी तरह से उन्होंने उस भजन को सुनकर उसकी धुन को एक बड़े ही प्यारे खूबसूरत गीत में ढाल दिया। वो गीत आप लोगों ने सुना होगा कि एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। जी, तो इस मिजाज के थे ओपी नैयर साहब। और उनका एक और दिलचस्प किस्सा आपको सुनाऊं कि पढ़ाई लिखाई में उनका दिल नहीं लगता था। जब वो मैट्रिक कर रहे थे तो लगातार वो फेल होते थे पढ़ाई में, बिल्कुल उनका दिल नहीं। मैट्रिक में उनके पिताजी ने उनको स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे दिए कि जमा करा दो।
अब हुआ ये कि उन्होंने फीस तो दिया नहीं और उस पैसों से उन्होंने पार्टी की अपने दोस्तों के साथ, जो था वो चाय और ये वो सब दुनिया भर का जो भी उस वक्त बच्चे जो शरारत करते वो उन्होंने पार्टी की। उसके बाद जब नतीजा आया, रिजल्ट्स आए मैट्रिक के, तो उनके पिताजी जो हैं वो रिज़ल्ट देखने के लिए गए। उन्होंने उनका रोल नंबर तलाशा, कहीं लिस्ट में उनका नाम नहीं था, ना पास होने वालों में ना फेल होने वालों में। ओपी नैयर साहब साथ ही थे। जब उनसे उन्होंने पूछा कि तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तो उन्होंने एक बार तो बता दिया, 2 बार बता दिया, तीसरी बार उन्होंने बोल दिया मैं भूल गया, मुझे अपना रोल नंबर याद नहीं। जाहिर सी बात है कि उसके बाद घर पे उनकी पिटाई हुई और उनके पिताजी ने भी मान लिया कि भाई ये तो निकम्मे हैं। और उनके घर में हालांकि जो कहा जाए कि कोई डॉक्टर था, कोई बैरिस्टर था, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे लोग थे और बहुत ही एकेडमिक फैमिली से वो आते थे। और हुआ ये कि जब उन्होंने एक बार एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया, उस ज्योतिषी ने उनका हाथ देखा और बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो ठिकाना मुंबई है, मुंबई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और वो मुंबई आ गए बहुत कम उम्र में। और उसके बाद उन्होंने जब बहुत शोहरत कमा ली, तो एक बार वो अपनी सिस्टर के पास, अपनी बहन के पास शिवपुरी गए और शिवपुरी में इत्तेफाक से उनके माता पिता भी थे। तो जब वो पिताजी का अपने पैर छू रहे थे, तो उनके पिताजी ने कहा कि आज बेटा तुम्हारा कद इतना ऊंचा हो गया है कि लोग ये मानने को तैयार नहीं कि आप मेरे साहबजादे हैं, आप मेरे बेटे हैं। तो ओपी नैयर ने मुस्कुरा के कहा कि आप ऐसा करें कि मेरी कार ले जाएं, बड़ी सी कार थी उनकी, और उससे अपने तमाम दोस्तों को इनवाइट करें और बोलें कि आज ओपी नैयर यहाँ पे हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए वो चाय पे आए। उनके पिताजी ने ऐसा ही किया। तो उस दिन पार्टी में उनके पिताजी को ये लग रहा था कि ओपी नैयर साहब के पिताजी को ये लग रहा था कि मुश्किल से 15-20 लोग आएंगे, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ओपी नैयर साहब को देखने, उनसे मिलने के लिए उस छोटी सी जगह पे 300 से 350 लोग इकट्ठा हुए। तो उस दिन उनके पिताजी को एहसास हो गया कि जिस लड़के को मैट्रिक में पढ़ाई ना करने के लिए उन्होंने उनको सज़ा दी थी, उनको पीटा था, वो आज लड़का इतनी शोहरत कमा चुका है कि उनके बाकी लड़के उस शोहरत पे नहीं पहुंच पाए। तो ये थी एक दिलचस्प कहानी ओपी नैयर साहब की। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही एक और दिलचस्प किस्सा लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।